जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से रूस यूक्रेन पर अटैक किए जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है और क्यों जो है यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है और रूस ने जो है क्यों यूक्रेन पर हमला किया, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। Fire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian President Vladimir Putin announced the move in an unscheduled TV address. He said that Russia would bring in troops. He told Ukrainian troops to lay down arms and go home. Any attempt to interfere with this Russian action would lead to, quote, consequences they have never seen. After Russian troops were told to lay down their arms, social media became a window into the new reality, showing the impacts of what appeared to be missiles being launched into Ukraine. गाइस, स्थिति तो पिछले कई महीनों से ही खराब चल रही थी, लेकिन 10 नवंबर 2021 को पहली बार यह खबर आई थी कि रशिया ने अपने मिलिट्री फोर्स को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। 28 नवंबर तक ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि 92,000 ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद है और मिड जनवरी से लेकर अर्ली फरवरी तक कभी भी ये हमला कर सकता है यूक्रेन पर। दिसंबर तक खबर पहुंच चुकी थी यूएस इंटेलिजेंस को, तभी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने धमकी दी डाली रीजन अथॉरिटी को, कहा कि यूक्रेन पर किसी भी तरह का इन्वेजन किया जाएगा तो बहुत सख्त जवाब मिलेगा। Told President Putin directly that if Russia further invades Ukraine, the United States and our European allies would respond with strong economic measures. ससुरा, यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसी का यही कहना था कि 16 फरवरी वो दिन होगा जिस दिन अटैक करेगा यूक्रेन पर रशिया, लेकिन 16 फरवरी आया और कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज का काफी मजाक बनाया रशियन अथॉरिटी ने, यह कहकर कि अमेरिका तो कुछ भी बोलते रहता है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे थे। एक दिन बाद खबर फैला कि रशिया जो है अपने फौजी को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, रशिया डी-एस्केलेट कर रहा है, लेकिन यह खबर जो है फेक निकली। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना रशिया पर प्रेशर बनाया हुआ था, रशिया इंतजार करे चीन बीजिंग ओलंपिक खत्म होने तक का। चाइना नहीं चाहता था कि कोई हमला हो यहाँ पर और बीजिंग ओलंपिक में किसी भी प्रकार का इंटरप्शन हो, उसकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। सुनने में थोड़ा सा अजीब था दोस्तों, लेकिन 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक खत्म होता है और 21 फरवरी को पुतिन पूरे दुनिया में ऐलान करते हुए ये कहते हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन में 2 सेपरेटिस्ट एरिया है। अब उन सेपरेटिस्ट एरिया को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। उन 2 रीजन का नाम है लोनेक्स और डोनेक्स। After a day of lashing out at NATO, Putin made an explosive announcement on state television. I think it is necessary to make a long overdue decision to immediately recognize the independence and sovereignty of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic. इन नक्शे से आप क्लियर देख सकते हैं यूक्रेन के जो एक्चुअली बाउंड्री है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग वो कुछ इस तरह से है। ईस्टर्न यूक्रेन में 2 रीजन है, डोनेक्स और लोनेक्स। अब खास बात यह है कि डोनेक्स और लोनेक्स का कुछ एरिया एक्चुअली सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड है, यानी यूक्रेन सरकार के कंट्रोल में नहीं है। यह एरिया रशिया के बॉर्डर के पास है और इसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि रशियन ऑक्युपाइड एरिया है। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को ऑक्युपाई किया और उसी साल लोनेक्स और डोनेक्स को तोड़कर अलग कर दिया यूक्रेन से। रशिया ने वहां पर सेपरेटिस्ट को सपोर्ट किया था और अपनी मिलिट्री भेजी थी और उसके बाद जो जंग छिड़ी थी एक नई बाउंड्री सी ड्रॉ हो गई। सेपरेटिस्ट एरिया में डोनेक्स के इंडिपेंडेंट पीपल और लोनेक्स के इंडिपेंडेंट पीपल, इन देशों के लोगों ने अपनी नई कंट्री का ऐलान किया। यह करते समय एक अनऑफिशियली रेफरेंडम बुलाया गया इन जगहों में। उसके बाद रशिया ने इन सेपरेटिस्ट एरिया में कई तरह की मदद की, मिलिट्री सपोर्ट देकर, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, कोविड वैक्सीन भी प्रोवाइड किया और तो और वहां के 8 लाख लोगों को रशियन पासपोर्ट भी प्रोवाइड किया रशिया के द्वारा। इन सेपरेटिस्ट एरिया में लड़ाई खत्म करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए 2015 में एक मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत यूक्रेन को इन रीजन को स्पेशल स्टेट प्रोवाइड कराना था, वहां के सरकार को एक्नॉलेज करना था और यह कहा गया था कि अब यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होगी, यहाँ पर किसी भी तरह का हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा और इन एरियाज के अंदर जितने भी फॉरेन प्रेजेंस है उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन अब पुतिन ने कहा कि उन एरियाज को अब वो इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह कंसीडर करता है और पुतिन ने उस एरियाज पर मिलिट्री भेजना शुरू कर दी है उन एरिया के अंदर, इसीलिए इसे इन्विजन बताया जा रहा है। पुतिन ने मिन्स्क एग्रीमेंट को तोड़ दिया है और अब खतरा यह है यूरोपीय देशों को और यूएसए को कि कहीं पुतिन पूरे यूक्रेन को ही कब्जा न कर ले। अब दोनों देशों का मिलिट्री पावर को अगर देखा जाए तो यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट बहुत कमजोर पड़ जाता है। आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं रशिया के पास 4 गुना से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स है, 15 गुना से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट है, 5 गुना से भी ज्यादा टैंक्स है यूक्रेन के कंपेयर में। इसी बीच रशिया ने बाकी देशों को भी धमकी दे रखा है न्यूक्लियर बम का, अगर कोई भी देश इंटरफेयर करेगा तो वो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। फाइनली दोस्तों 24 फरवरी को जंग छिड़ जाती है और पुतिन का पहला टारगेट व्लादिमीर जेलेंस्की और उसका दूसरा टारगेट उसके परिवार को किया जाता है। रशियन आर्मी को कहा गया कि जाओ जाकर उसे असैसिनेट किया जाए, यानी कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दिया जाए। एक्सपर्ट का माने तो पुतिन का मकसद है कि यूक्रेन सरकार को गिराया जाए और एक ऐसी
सरकार बनाया जाए जो रसिया का इशारा पर नाचे, यानी कि रसिया का कठपुतली बने रहे। इस खतरे के बीच कई लोगों को लगा था कि जेलेंस्की अपना देश छोड़कर भाग जाएंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर देश छोड़कर भाग गए थे जब तालिबानियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोस्तों जेलेंस्की ने अपना देश नहीं छोड़ा और लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाले भाषण दिए। Мы точно знаем, нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины, наши лица. इन्विजन शुरू होते वक्त न सिर्फ इन्होंने अपने देशवासियों को एड्रेस किया बल्कि इन्होंने रशियन भाषा में भी बात करी और रशियन लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का कोशिश किया। इन्होंने कहा कि हमारा रशियन लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ पर पुतिन जो लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन का बिकाऊ मीडिया रशियन लोगों को गुमराह कर रहा है कि यहाँ पर यूक्रेनियन लोगों ने हमला किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यूक्रेनियन लोग, यूक्रेनियन आर्मी डिफेंस में काम कर रहा है, अपनी देश में शांति से बैठा हुआ है, कोई उकसाव नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है पुतिन इन्विजन कर रहा है। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже и сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против. Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. Vladimir Putin just does not think that Ukraine is a state, and he's convinced himself that it is his role to reconstitute what he considers to be historical Russia, including Ukraine. यहाँ पर दोस्तों रसिया और यूक्रेन का लड़ाई का सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और 2 दिन में किस तरह से यूक्रेन पर तबाही मचाया था एक बार आप लोग नक्शा में देख लो। दोस्तों इस नक्शे में जो आप येलो कलर का एरिया देख रहे हैं ये यूक्रेन सरकार के कंट्रोल में है और जो लाल कलर का एरिया देख रहे हैं वो ऑलरेडी रशियन फोर्सेस ने कंट्रोल कर चुके हैं और जो आप येलो डॉट देख रहे हैं इस नक्शे के अंदर वहां पर रशियन फोर्सेस ने बूम बाम करके तबाह कर दिया है, यानी कि बर्बाद कर दिया रशियन एयरफोर्स ने। ये मोस्टली अटैक किए गए हैं यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर जहां पर हथियार थे यूक्रेनियन आर्मी के, लेकिन इस अटैक में कुछ सिविलियन घर भी डिस्ट्रॉय हुए हैं। 25 फरवरी तक रिपोर्ट में 135 यूक्रेनियन लोगों का मौतें भी हो चुकी है। 2 दिन के अटैक में 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं और 10,000 से ज्यादा लोग अपने देश छोड़कर ही भाग गए हैं। साउथ और ईस्ट में काफी सक्सेसफुल रहे रशियन फोर्स अपने मिशन में, लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट है यूक्रेन का, यूक्रेनियन फोर्स काफी बहादुरी से लड़ रहे हैं और होल्ड अप कर पा रहे हैं। इधर 2 दिन के लड़ाई के अंदर ही यानी कि 24 फरवरी और 25 फरवरी की लड़ाई के अंदर ही यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि रशिया के 6 एयरक्राफ्ट, 2 हेलीकॉप्टर और 2 टैंक को तबाह कर दिया है और 50 रशियन सोल्जर अपनी जान खो चुके हैं काउंटर अटैक में। इधर यूक्रेनियन सरकार आम जनता को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था, हथियार वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया था रशिया के अगेंस्ट ताकि वो भी अपने देश के लिए लड़ सके और अपनी देश की रक्षा कर सके। इधर रशिया ने 2 दिन के अंदर ही बूम बम करके कार्नोबिल का जो एरिया है उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है और सेनेक आइलैंड को भी ऑक्युपाई कर लिया है। आइए दोस्तों अब हम जरा बात कर लेते हैं हमारी इंडियन मीडिया की कि वो किस तरह से अपनी भूमिका को निभा रही है इस युद्ध में। पहला थंबनेल देखते हैं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। दूसरा थंबनेल, फ्लावर नहीं फायर है पुतिन। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं फायर है। तीसरा थंबनेल, पुतिन का एक्शन ग्लोबल में टेंशन। क्या बढ़िया था गुरु। चौथा थंबनेल, मोदी का बात मानेंगे पुतिन बाइडेन। कुछ भी गाइस इस युद्ध में सबसे इंटरेस्टिंग बात निकल कर आता है अफगानिस्तान के तालिबानियों से। अब तालिबान भी लोगों को यह समझा रहे हैं, खासतौर पे पुतिन को और जेलेंस्की को, कि आपस में समझौता कर लो, लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा, लड़ाई से कोई हल नहीं निकलेगा। यार अफगानिस्तान ये चीज समझा रहे हैं, मतलब वो भी तालिबानी पर कुछ बात हजम नहीं हो रहा है। तो यार उन्होंने एक लेटर भी लिखा और उस लेटर में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की पीपल को जो है सेफ रखा जाए, उन्हें भी एक अच्छी जगह पे रखा जाए।
तो गाइस बस आज के लिए इतना। तो यार जो बाकी युद्ध हुआ उसका जो है कवरेज में नेक्स्ट वीडियो में पूरा ले लूंगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय